नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबने सुन रखा होगा दोस्तों कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज का वीडियो तो है एमएसईपी के ऊपर, एमएसईपी का ए टू जेड। एमएसईपी मिलने पर आपका पेंशन कितना होना चाहिए, आपको एमएसईपी लागू है कि नहीं है, आपको एमएसईपी मिला है नहीं मिला है, कैसे चेक करें, आपका कोई भी रैंक हो और आपके क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जो आपको एमएसईपी दिलाएगा, या ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो आपको एमएसईपी से दूर रखेगा। सभी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसे शुरू में ही मैंने आपको बोला कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हां, आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, समझाऊंगा, प्रूव करूंगा कि एक फौजी क्लर्क के साथ, रिटायर्ड फौजी क्लर्क के साथ जुड़े रहने का आपको कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस के बार बार मना करने के बावजूद भी पेंशनर ने हिम्मत नहीं हारा, सैनिक पाठशाला ने हिम्मत नहीं हारा और सैनिक पाठशाला के पेंशनर के साथ खड़े रहने की वजह से बार बार मना करके भी अंतिम में रिकॉर्ड ऑफिस को मानना पड़ा कि हां, आपको एमएसईपी लागू है। पहले मना कर दिया गया, बार बार मना किया गया, लेटर लिख के मना किया गया, बहाने बनाए गए, लेकिन सैनिक पाठशाला पेंशनर के साथ खड़ा रहा। और ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे लेटर लगा के हमने ग्रीवेंस डलवाया कि पेंशनर को अब रिकॉर्ड से लेटर आया है कि हां, आपको एमएसईपी लागू है, हमने कार्रवाई कर दिया है। तो ये होता है एक सही जानकारी मिलने वाले जगह पर जुड़े रहने का नतीजा। जी हां दोस्तों, एमएसईपी के बारे में ए टू जेड जानेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। और इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको आने वाले समय में हमेशा काम आने वाला है। जी हां, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए खुशखबरी, एमएसईपी के एक मुद्दे पर पेंशनर की हुई जीत। बार बार मना करने के बाद भी सैनिक पाठशाला का साथ और पेंशनर का हौसला दिला गया पेंशनर को जीत। एमएसईपी का मामला। जी हां दोस्तों, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कमीशन खोरों को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, अपना खुद का काम करवाने के लिए कमीशन दे देते हैं। ठीक है, कहीं आप सर्विस सेंटर में गए, 10, 50, 100, 200, 500 तक आपने दे करके काम करवाया, वो अलग चीज है। लेकिन कुछ ऐसे भी कमीशन खोर हैं जो आपसे परसेंटेज में पैसा ले लेंगे। आपका अगर एरियर 1 लाख आया तो आपको मुझे 30,000 देना पड़ेगा, इस तरीके से भी पेंशनर से पैसे ले लेंगे। तो इस तरीके से आप झांसे में ना आए, आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें, सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते रहें और इसी तरीके का आपको भी जीत मिलेगा आपके मैटर्स पर। चलिए मैं आपको सबसे पहले लेटर्स दिखा के समझाऊंगा कि मसला क्या था। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और ये लेटर भेजा गया विनोद कुमार प्रसाद जी को 8 मई 2024 का लेटर है। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। पेंशनर को जब सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद पता चलता है कि उनको एमएसईपी लागू है, एमएसईपी हवलदार के हिसाब से उनको पेंशन मिलना है, लेकिन उनको पेंशन मिल रहा है नायक के हिसाब से, तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में मेरे गाइडलाइन में ग्रीवेंस डाला। अब ग्रीवेंस डालने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस से क्या रिप्लाई आया, ये रिप्लाई रिकॉर्ड ऑफिस से आया और रिकॉर्ड ऑफिस से जो रिप्लाई दिया गया उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का रेफरेंस दिया गया और इस रेफरेंस के बेस पर पेंशनर को यह कहा गया, 3 नंबर पैराग्राफ में देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव द एमएसईपी स्कीम इज ऑपरेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008 and you were discharged from service on 31 जुलाई 2007, that is much before implementation of MSEP scheme, hence you are not eligible for grant of MSEP हवलदार। यानी कि आपको जो है MSEP हवलदार नहीं मिल सकता क्योंकि आप 31 जुलाई 2007 के रिटायरी हैं और MSEP शुरू हुआ था 1 सितंबर 2008 से। ये रिप्लाई रिकॉर्ड ऑफिस से आता है दोस्तों। इसके बाद दोबारा से ग्रीवेंस डाला जाता है और दोबारा से जो ग्रीवेंस डाला जाता है उसका रिप्लाई ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दोबारा से जब ग्रीवेंस डाला गया तो उसमें ये आरटीआई का जवाब लगाया गया था दोस्तों, जिसमें आर्मी हेडक्वार्टर ने ये जवाब दिया था आरटीआई का जवाब देते हुए कि एमएसईपी 1 जनवरी 2006 से लागू करके जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर निकाला था 25 जुलाई 2018 को, इस लेटर को हमने कभी कैंसिल नहीं किया। इसका मतलब होता है कि 1 जनवरी 2006 से ही एमएसईपी लागू है और इसमें इस लेटर का जिक्र किया गया था। ये देखिए 25 जुलाई 2018 का, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा था कि अब जो 1 सितंबर 2008 से एमएसईपी लागू था
उसका बदल करके 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया है एमएससीपी। ये देखिए ये लेटर है और इस लेटर को हमने कभी कैंसिल नहीं किया करके आरटीआई का जवाब ये आर्मी हेडक्वार्टर ने दिया। अब ये दोनों लेटर लगा के जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला उसके बावजूद फिर से पेंशनर को जवाब ये मिलता है 5 जुलाई 2024 को। सेम रिकॉर्ड ऑफिस का वही जवाब पेंशनर को एड्रेस किया गया, वही जवाब सेम जवाब कि इन व्यू ऑफ द अबव, वही अंग्रेजी लिखी हुई है कि 31 जुलाई 2007 के आप रिटायरी हैं और एमएससीपी 1 सितंबर 2008 से लागू था जिस वजह से आपको मिलेगा नहीं। अब पेंशनर थोड़े से हताश हो गए, उनको थोड़ा सा टेंशन हो गया, लेकिन मेरे साथ कंटिन्यू वो संपर्क में थे। तो मैंने एक ऐसी अंग्रेजी बनाई। दोस्तों क्लर्क जो होते हैं वो पेंशनर्स या एम्प्लॉइज का मदद करने के लिए होते हैं और जिनको रूल्स का पता होता है, जिन क्लर्क्स को, वो ठोक के जवाब रिकॉर्ड्स को भी दे सकते हैं, मिनिस्ट्री को भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री को रिकॉर्ड्स को भी झुकना पड़ता है अगर रूल्स हैं तो। चलिए अब इसके बाद मैंने जो अंग्रेजी बनाया और जो ग्रीवेंस डलवाया मैंने पेंशनर से, वो वाला ग्रीवेंस देखते हैं जिसमें मैंने जो चीजें लिखवाई है वो आप देखिए। ये रहा, यहां पर मैंने ये लिखवाया, पर्सनल अटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DESW, दिस ग्रीवेंस में प्लीज बी डील्ड बाय DESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि ये जो ग्रीवेंस डाला गया ये केवल सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील करे, इसको कहीं और ना भेजे। और सब्जेक्ट देखिए, रिपीटेड रिजेक्शन ऑफ MACPS क्लेम बाय रिकॉर्ड ऑफिस। और यहां पर पूरी अंग्रेजी मैंने लिखी। आप वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके समझिए। दोस्तों बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बातों को रखते हुए ग्रीवेंस का जो अंग्रेजी है वो बनाया और पेंशनर को भेजा और यहां पर सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सीधे इंटरफेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको, अगर थोड़ा सा आपको कभी जरूरत पड़ सकती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों। अब ये जब हमने ग्रीवेंस डाला तो ये ग्रीवेंस डालने के बाद अब रिकॉर्ड ऑफिस का रिप्लाई आया दोस्तों, जो कहीं ना कहीं पेंशनर को बहुत बड़ी जीत दिला रहा है। ये देखिए 31 अगस्त 2024 को सेम वही रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर और आगे देखिए उन्हीं पेंशनर को एड्रेस किया गया और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या कहा है, ग्रांट ऑफ MACP अपग्रेडेशन। यहां पर 2 नंबर पैराग्राफ में देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट योर नेम हैज बीन प्लेस्ड इन स्क्रीनिंग बोर्ड फॉर ग्रांट ऑफ MACP हवलदार ग्रेड। Once the board is finalized, your claim will be processed to PAOR-RT for notification of corrigendum PPO। देखिए दोस्तों, अब रिकॉर्ड ऑफिस ने मान लिया। तो आप सबने देखा दोस्तों, जुड़े रहिए, वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे लगे वीडियोस तो लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब MACP के बारे में आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में ताकि सबको समझ में आ जाए और MACP के हर पहलू को मैं टच करने की, समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए MACP जो होता है दोस्तों, MACP 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। यानी कि जो आपका भर्ती का रैंक होता है उसके आगे आपको 3 रैंक तक का MACP मिल सकता है। जी हाँ, एक सिपाही में भर्ती है तो उनको MACP नायक मिल सकता है अगर क्राइटेरिया पूरा करें तो, अगर क्राइटेरिया पूरा करें तो MACP हवलदार मिल सकता है और अगर क्राइटेरिया पूरा करें तो MACP नायब सूबेदार भी मिल सकता है। यानी कि कोई सिपाही में भर्ती हुए हैं, वो समय पे प्रमोशन होते चले गए, नायब सूबेदार बन गए, उसके बाद नायब सूबेदारी में 8 साल सर्विस की और वो अगर ये सोचे कि मुझे सूबेदार का MACP मिल जाए या सूबेदारी में 8 साल सर्विस किया और सूबेदार मेजर का MACP मिल जाए तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती का जो रैंक है उस रैंक से आगे 3 ग्रेड का मिलेगा। हाँ, MACP सूबेदार मेजर भी मिलता है। किनको मिलता है? जो सीधे हवलदार में भर्ती होते हैं। जो हवलदार में सीधे भर्ती होते हैं उनको 8 साल की सर्विस में नायब सूबेदार का MACP मिलता है, 16 में मिलता है सूबेदार का MACP और 24 साल की सर्विस में सूबेदार मेजर का भी MACP उनको मिलता है। और या तो फिर एक ही रैंक में अगर वो सर्विस 8 साल करते हैं तो सूबेदार मेजर तक का उनको MACP मिलता है। इसी तरीके से जो RT JCOs होते हैं या जो कैटरिंग JCOs होते हैं, जो सीधे नायब सूबेदार में भर्ती होते हैं, उनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक का भी MACP मिलता है। यानी कि भर्ती जिस रैंक में हुए हैं उसके आगे 3 रैंक का MACP मिलता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया। चलिए अगला पॉइंट, 4 क्राइटेरिया हैं MACP के। एक तो हो गया 8 साल सर्विस, भर्ती के 8 साल सर्विस में आपको MACP नायक लागू है अगर सिपाही के भर्ती हैं तो, और 16 साल में आपको हवलदार लागू है, 24 साल में आपको नायब सूबेदार लागू है, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो गया हो, क्योंकि 24 साल तक तो कोई सिपाही तो सर्विस में रहता नहीं है। तो इसी हिसाब से आप मान लीजिए नायक बन गए, आपने 24 साल सर्विस की, 2 साल एक्सटेंशन करवा करके, तब भी आपको MACP नायब सूबेदार लागू है। लेकिन अगर वहीं आप सोचेंगे, जैसे मैंने इस पॉइंट में समझाया कि आप सूबेदार बन गए, 8 साल सर्विस में आप
सूबेदार मेजर का एमएससीपी लेने की सोचें तो वो नहीं होगा, क्योंकि भर्ती के बाद 3 ग्रेड का आपको एमएससीपी मिलेगा, यानी कि पहले 8, 16, 24 में आपको एमएससीपी मिलेगा। और दोस्तों अगर एक ही रैंक में आप 8 साल करते हैं तब भी आपको एमएससीपी अगले रैंक का लागू है, लेकिन कंडीशन वही है, भर्ती के बाद 3 रैंक तक ही एमएससीपी मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों सर्विस जो है फिजिकल होना चाहिए, यानी कि आपका AWL है, OSL है, यानी कि वो NQS कहा जाता है उसको, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, जो आपका टोटल सर्विस से माइनस हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका 8 साल पूरा होने में मान लीजिए 1 महीना NQS है, तो अगर 1 महीना माइनस हो गया तो वो आपका फिजिकल सर्विस नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप AWL और OSL की वजह से आपका अगर पूरा नहीं हो रहा है सर्विस, तो AWL और OSL को रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर करके यूनिट की तरफ से उसको आपके सर्विस में काउंट कराया जा सकता है, लेकिन रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर आपका सर्विस में रहते ही करवाना होता है, तभी होता है। अदरवाइज और भी ऑप्शन है, मान लीजिए आपका AWL, OSL या किसी और वजह से सर्विस पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। माननीय AFT के कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जहां पर माननीय AFT ने OSL, AWL के केसेस में या और किसी वजह से सर्विस कम होने के केसेस में जो है माननीय कोर्ट ने माफी देते हुए एमएससीपी ग्रांट किया है, तो वो भी एक रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। तो फिजिकल सर्विस होना चाहिए, जो भी 8, 16, 24 या एक ही रैंक में 8 साल। अगला दोस्तों इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस। आपको इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, यानी कि आपको एमएससीपी से क्या रोकता है। एमएससीपी से रोकने वाले 2 ही चीजें हैं दोस्तों। एक है आपको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला होना चाहिए जिसकी वजह से आपका प्रमोशन रुक जाए, समझ रहे हैं। मान लीजिए किसी को 3 से ज्यादा रेटिंग की एंट्री मिला हुआ है, तो वो परमानेंटली प्रमोशन के लिए उनको लागू नहीं है प्रमोशन, 3 से ज्यादा रेटिंग एंट्री वालों को, तो उनको एमएससीपी भी लागू नहीं है। तो इस तरीके से कोई ऐसा पनिशमेंट ना हो जिससे प्रमोशन रुक जाए, और आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्रमोशन के लिए अनविलिंग वाले कंडीशन में एक कंडीशन है, आपका अगर एमएससीपी का डेट जो है वो निकल चुका, उसके बाद अगर आप अनविलिंग हुए हैं तो आपको एमएससीपी लागू है। मान लीजिए आपको 1 जनवरी 2024 को एमएससीपी लगना था, एमएससीपी मिलना था, लेकिन आपने अनविलिंग दिया है जाके जनवरी 10 तारीख को या तो फिर फरवरी में दिया है, तो आपको एमएससीपी मिलेगा, क्योंकि आप एमएससीपी के डेट में अनविलिंग नहीं थे, उसके बाद जाकर अनविलिंग हुए हैं। तो ये एक कंडीशन है। और यहां पर बात आती है कैडर अनविलिंग वालों की। कई सारे कैडर अनविलिंग वालों को माननीय कोर्ट द्वारा एमएससीपी ग्रांट किया गया है, क्योंकि कैडर अनविलिंग भी है आप, तो आपका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर ना ही यूनिट करेगी ना रिकॉर्ड करेगी। तो ऐसे में आप माननीय कोर्ट में जाके, एफटी में जाके कैडर अनविलिंग वाले अपने फेवर में फैसला ला करके एमएससीपी ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट वाइज एमएससीपी को मैं समझाता हूं दोस्तों। डेट वाइज सबसे पहले तो 2016 से लेके अभी तक के लिए, 2016 से अभी तक के लिए सबको एमएससीपी लागू है। जो भी ये कंडीशंस जो मैंने बताया ये पूरे करते हैं तो सबको लागू है। अब 2016 से लेकर के अभी तक के एमएससी में डीएससी वाले भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि डीएससी में एमएससीपी 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब आगे बढ़िए, 1 सितंबर 2008 से अभी तक ये भी सबके लिए लागू है, डीएससी को छोड़ के। इस कंडीशन में तो लगभग सभी को एमएससीपी मिल जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं कि जो जनवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2008 तक के रिटायरी हैं, इनको पहले एमएससीपी लागू नहीं था, लेकिन 25 जुलाई 2018 को भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय से लेटर निकला। ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं। इसी लेटर के बेस पर ये जो है इस पीरियड के पेंशनर्स को भी एमएससीपी लागू किया गया है। तो आज के डेट में भी कई सारे हजारों की संख्या में वो पेंशनर्स हैं जो इस बीच के रिटायरी हैं, जनवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं, जिनको एमएससीपी लागू है, मिलना चाहिए, नहीं मिला हुआ है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा जागने की जरूरत है। आपका भी रिटायरमेंट के डेट इस बेच का है तो जरूर चेक करें आपको एमएससीपी मिला भी है कि नहीं मिला है, लागू है आपको एमएससीपी। अब बात करता हूं दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है 1 जनवरी 2006 से लेके बाद के जितने भी रिटायरी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, सबको एमएससीपी लागू है। और डीएससी वालों के लिए 1 जनवरी 2016 से लागू है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं प्री 2006 से पेंशनर्स के लिए एमएससीपी लागू नहीं है। 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए एमएससीपी लागू नहीं है। वीडियो में कमेंट करके सवाल ना पूछें कि मैं 2003 का रिटायरी हूं, मैं 1998 का रिटायरी हूं, मैंने 16 साल सर्विस किया है एक रैंक में, मैंने हवलदारी में 11 साल किया है, मुझे लागू है।
2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए एमएससीपी लागू ही नहीं है, लेकिन एसीपी लागू था। उसके बारे में किसी और वीडियो में पहले भी मैंने समझाया हुआ है, किसी और वीडियो में विस्तार में समझाऊंगा कि एसीपी किनको लागू है। अब आपका पीपीओ में कैसे चेक करना है कि आपको एमएससीपी मिला कि नहीं मिला, या एमएससीपी मिला तो आपका पेंशन कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट पेंशन का होना चाहिए, वो समझाऊंगा। सबसे पहले कैसे चेक करें, पीपीओ में कैसे चेक करें, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपका पे लेवल। आप अगर सिपाही हैं, सिपाही का पे लेवल होता है 03, नायक का होता है 04, हवलदार का होता है 05 और नायब सूबेदार का होता है 06। अभी यहीं तक समझते हैं। चलिए, अब ये जो सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं, इस पीपीओ में ये वाई ग्रुप के हवलदार का पीपीओ है, और इनका अगर आप नीचे पे लेवल देखेंगे, ये देखिए पे लेवल उनका 06 है। ये हवलदार है, इनका 05 होना चाहिए था, लेकिन पे लेवल 06 है, यानी कि इनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है। तो इसी तरीके से चेक करना है। आप सिपाही हैं, आपका पे लेवल 03 है ओरिजिनली, लेकिन आपका पीपीओ में अगर 04 लिखा है तो आपको नायक का एमएससीपी मिला है, 05 लिखा है तो आपको हवलदार का एमएससीपी मिला है। आप नायक हैं, आपका पीपीओ में 05 लिखा है तो हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, जबकि नायक का पीपीओ में 04 होना चाहिए। तो इस वजह से अगर 05 लिखा है तो हवलदार का आपको एमएससीपी मिला हुआ है, 06 लिखा हुआ है तो नायब सूबेदार का एमएससीपी मिला हुआ है। आपका जो पे लेवल होना चाहिए उससे अगर ज्यादा का पे लेवल है, यानी कि आपको उसी रैंक का एमएससीपी मिला हुआ है जिस रैंक का वहां पर पे लेवल आपका पीपीओ में लिखा हुआ है। चलिए, अब पेंशन कितना होना चाहिए, अगर आपको एमएससीपी मिला है तो पेंशन कितना होना चाहिए, क्योंकि कई सारे के पीपीओ में ये देखा गया पे लेवल तो सही लिख दिया है लेकिन पेंशन का अमाउंट गलत है, तो उसको भी समझना पड़ेगा आपको। तो समझिए, अगर सिपाही है, 17 साल आपकी सर्विस है, अगर आपको नायक का एमएससीपी लिखा दिया गया है, पे लेवल 04 है, तो 17 साल के सर्विस वालों के लिए 2019 जून से पहले के रिटायरीज की बात करूंगा, क्योंकि ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो नायक का एमएससीपी आपको 17 साल में मिला हुआ है तो आपका बेसिक पेंशन 20,107 है। आपको अगर हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, पे लेवल 05 है, तो आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए 21,782। तो सिपाही को नायक का या हवलदार का एमएससीपी मिलने पर उतना होना चाहिए। समझ गए? अब नायक अगर 22 साल के आप हैं तो आपको अगर हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है तो आपका जो पेंशन है वो होना चाहिए 22,144। 22 साल की सर्विस वाले की बात कर रहा हूं। और अगर 24 साल सर्विस वाले नायक हैं, उनको अगर नायब सूबेदार का एमएससीपी मिला हुआ है तो उनको मिलेगा दोस्तों 24,825। और अगर उनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, 24 साल सर्विस वाले को हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है तो उनका होगा 22,257 बेसिक पेंशन। ये नोट करके आप रख लीजिए, या तो इनको ध्यान से आप अपना वाला चेक कर लीजिएगा। अब आगे चलिए, हवलदार 24 साल, अगर कोई हवलदार 24 साल सर्विस वाले हैं, उनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है तो उनका बेसिक पेंशन कितना होगा? 24,825 होगा आज के डेट में। अब ओआरओपी 3 में वो बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आज तक यही सही है। और अगर कोई हवलदार 26 साल वाले हैं, अगर वो जून 2014 30 जून 2014 के बाद के रिटायरी हैं, चाहे 26 साल क्यों ना हो, एमएससीपी नायब सूबेदार मिला है तो उनका पेंशन तो होगा 24,825। लेकिन अगर वो जून 2014 से पहले के रिटायरी हैं तो उनका बेसिक पेंशन होगा 26,741, क्योंकि उनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है। तो ओआरओपी 1 में एमएससीपी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार 26 साल सर्विस वाले का जितना पेंशन था उसको 2.57 करने से 1 जनवरी 2016 से उनको 26,741 लागू है। कईयों को नहीं मिल रहा है, चेक जरूर कीजिएगा। अगर आप जून 2014 से पहले के रिटायरी हैं, आपका अगर 26 साल सर्विस है, हवलदार हैं, एमएससीपी मिला हुआ है, या जो भी आपका नायब सूबेदार का पेंशन लागू है, तो आपका पेंशन 26,741 होना चाहिए। तो ये रहा करेक्ट पेंशन का आंकड़ा अगर आपको एमएससीपी मिला हुआ है तो दोस्तों, एमएससीपी से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।